अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। परीक्षा का सीज़न शुरू हो गया। जी हाँ, भारत में केवल 6 ऋतुएं नहीं हैं, एक ऋतु और है और वो है परीक्षा की ऋतु। जैसे ही ये फरवरी का महीना ख़त्म हुआ और मार्च का महीना शुरू हुआ, अब ये परीक्षा का सीज़न शुरू हो गया। हर क्लास की परीक्षाएं, हर स्टैंडर्ड की परीक्षाएं, ग्रेजुएशंस की, देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, 10th बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स और स्कूलों की भी परीक्षाएं। अब इन परीक्षाओं में जितने बच्चे उत्साहित रहते हैं, जितने नर्वस रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा उनके माँ बाप भी एंग्शियस रहते हैं। उनके माँ बाप ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। हाय, परीक्षाएं आ गई, एग्ज़ाम्स आ गए। अब उन पेरेंट्स को अगर हम पूछें कि बाबा तुम्हें परीक्षा में अपीयर होना है क्या, लेकिन नहीं, माँ बाप तो माँ बाप है, आखिर वे अपने बच्चों का जीवन बनाने वाले हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे जाने दें। खैर, इस विषय पर आगे बात करें उससे पहले एक सुनी सुनाई कहानी सुनते हैं। जी हाँ, सुनी सुनाई। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जगह जगह ये स्टोरी फॉरवर्ड हुई है। हम भी उसे पढ़ते हैं और तुरंत से अपने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन आज इस कहानी को फिर से सुनते हैं और सुनते हुए हम ये देखें कि इसमें हमारा रोल क्या होगा। तो हुआ यूँ कि एक स्कूल में रेस हो रही थी। आमतौर पर होती है स्पोर्ट्स डे वगैरह पर, तो एक रेस हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। तो रेस हो रही थी। लगभग 50 बच्चे उस रेस में हिस्सा ले रहे थे। उन 50 बच्चों को चीयर करने के लिए, उसको जोश दिलाने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए पेरेंट्स दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, ऑडियंस में बैठे हुए थे और सभी अपने अपने बच्चों को चीयर कर रहे थे और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की तरफ निगाह रख कर उस रेस के लिए तैयारी कर रहे थे। आखिर चाहे कितना भी पांडाल भरा हो, लेकिन बच्चों की आंखें टिकती है तो सिर्फ और सिर्फ उस भीड़ में अपने पेरेंट्स पर, अपने मम्मी पापा पर। तो शुरू हुई रेस। अब जैसे जैसे रेस शुरू हुई तो जो बच्चे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पेरेंट्स का भी दिल धक धक कर रहा है और पेरेंट्स अपनी जगह पर खड़े होकर इस तरह एंग्शियस हो रहे हैं मानो रेस में वही दौड़ रहे हो। फिर धीरे धीरे जब जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ तक बच्चे पहुँच रहे थे, वैसे वैसे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे थे, वो बच्चों के पेरेंट्स और ज़्यादा अपने बच्चों को उत्साहवर्धन कर रहे थे, और तेज़ और तेज़, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनकर दौड़ने का प्रयास। जो 5th, 6th पोजीशंस पर थे, उनके पेरेंट्स और ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। कुछ कुछ पेरेंट्स तो गुस्सा भी कर रहे थे, परेशान हो रहे थे और उनकी परेशान भरी आवाज़ सुनकर बच्चों का भी हौसला टूट रहा था। और जो बच्चे एकदम पीछे थे, जिन्हें जीतने की कोई आस ही नज़र नहीं आ रही थी, वो तो दौड़ने की बजाय चलना शुरू हो गए थे। करना ही क्या है, रेस ही तो पूरी करनी है, जीतने वाले तो हम हैं नहीं। खैर, फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे बच्चे। जो पहली, दूसरी और तीसरी पायदान पर आए, उन बच्चों के पेरेंट्स और उन बच्चों का जो उत्साह था, जो खुशी थी, वो देखने लायक थी। आप समझ सकते हैं, सारी जद्दोजहद इन फर्स्ट 3 पोजीशंस के लिए थी। किसी भी तरह 3 में से कोई एक पोजीशन मिल जाए, और आखिर में जिन 3 बच्चों को मिली, वो 3 बच्चे और उनके पेरेंट्स खुशी से पागल हुए जा रहे थे, जैसे उन्होंने गढ़ जीत लिया हो। ऐसा होता भी है, आप लोगों की ज़िंदगी में भी होता होगा। अब जो 4th, 5th, 6th पोजीशन पर बच्चे आए थे, वो बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ के पेरेंट्स तो उनके ऊपर गुस्सा तक कर चुके थे, खींच रहे थे, ये क्या हुआ, कुछ बच्चे रोने लगे। इतने में एक बच्ची जो 6th पोजीशन पर आई, उसके पापा दौड़ते हुए आए और आते ही अपनी उस उदास सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और पूरे जोश से बोले, वेल डन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आज तुम फर्स्ट आई हो। अब हैरान होने की बारी उस बच्ची की थी। बोले, पापा आपने देखा नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ, मैं 6th पोजीशन पर आई हूँ। अच्छा, उसके पापा बोले, लेकिन मुझे तो लगा तुम फर्स्ट आई।
अब बच्ची परेशान हो गई, क्या पापा आप सिर्फ मुझे चीयर अप करने के लिए झूठ बोल रहे हो? उसके पापा बोले नहीं, मुझे ये बात बताओ कि तुम 6th पोजीशन पर आई तो तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? अब इतनी मैथ्स तो बच्चे को भी आती थी, उसने 2 मिनट में कुछ अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके बताया कि मेरे पीछे थे 43 बच्चे। अच्छा, 43 थे या 44? हाँ, जितने भी थे बच्चे 44 बच्चे थे और तुम 6th पोजीशन पर आई, राइट? तो तुम 44 बच्चों में तो फर्स्ट आई ना, तुम 44 बच्चों में फर्स्ट पोजीशन पर हो। तो उसकी बेटी बोली, अरे और जो मुझसे आगे 5 बच्चे आए वो? बोले इस बार हमारा कंपटीशन उनसे नहीं था, हमारा कंपटीशन था इन 44 बच्चों के साथ जिसमें 45th तुम थी और तुम फर्स्ट पोजीशन पर आई हो, तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पापा वो 5 बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छे थे। ओके, आई नो, कोई बात नहीं, उन्होंने ज़्यादा तैयारी की थी तुमसे, उनके जो लेग्स हैं, उनके जो पाँव हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तुमसे। इस बार तुम क्या करना, थोड़ी और तैयारी करना, नेक्स्ट टाइम हो सकता है तुम 48 बच्चों में फर्स्ट आओ और उसके बाद तुम और अपना स्टैमिना बढ़ाना और 50 बच्चों में फर्स्ट आना। तो बच्ची ने भी जोश खाकर कहा, नहीं पापा, मैं खूब मेहनत करूंगी और मैं अगले साल अगली जो रेस होगी उसमें मैं 50 बच्चों में फर्स्ट आऊंगी। उसके पापा बोले, रुक, इतना जल्दी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, हमें क्या जल्दी है, हम पहले अपना थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमारा कंपटीशन दूसरे बच्चों के साथ नहीं है, समझी? हमारा कंपटीशन है खुद के साथ। हम खुद हर बार खुद से कॉम्पीट करेंगे और बेहतर बनेंगे। अब बात बच्ची की समझ में आई या नहीं आई, वो तो इसी बात से खुश थी कि मेरे पापा मुझे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसने बोला, ओके ठीक है पापा, जैसा आप कहो, आप मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। लेकिन अब चलो आइसक्रीम खाने, मुझे अपना फेवरेट फ्लेवर खाना है। दोनों बाप बेटी चले गए सेलिब्रेट करने। हम किस सेलिब्रेशन की तैयारी के लिए रुके हुए हैं? हम कौन सा मार्क ढूंढ रहे हैं, हम कौन सा ग्रेड ढूंढ रहे हैं जिसके लिए हमें सेलिब्रेट करना है? हम क्यों नहीं अपने बच्चों का, जो वो खुद हैं, उनकी योग्यताओं को जगाने के लिए, उनकी कैलिबर को जगाने के लिए, उनकी कैपेसिटी को जगाने के लिए कुछ करते? हम क्यों कंपटीशन करते रहते हैं? ज़रा चेक करें कि क्या हम वाकई में अपने बच्चों का कंपटीशन उसके हमउम्र के बच्चों के साथ कर रहे हैं, या हम एज अ पेरेंट दूसरे पेरेंट्स के साथ अपनी परवरिश का कंपटीशन कर रहे हैं? हम दिन भर सोशल मीडिया पर, गूगल पर तलाश रहे हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, एग्ज़ाम टाइम में बच्चे को कैसे बिहेव करना चाहिए, और बिना जाने बूझे हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक तरफ धकेलते रहते हैं, एंडलेस कंपटीशन की तरफ। सरकार ने, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने मार्क्स हटा दिए, ग्रेड्स डाल दिए, लेकिन हम नहीं बदले, हम नहीं रुके। हमें हर बार लगता है कि आसपास की दुनिया को, समाज को, सरकार को, शिक्षा विभाग को, एजुकेशन सिस्टम को, इनको बदलना चाहिए, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं। आखिर हम तो माँ बाप हैं, हम अपने बच्चे का बुरा कैसे सोच सकते हैं? ऑब्वियसली हमारा ये वीडियो पेरेंट्स ही देख रहे हैं, बच्चे नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेरेंट्स से। हम ज़रा देखें, या हम अति पर चले जाते हैं, या तो हम इतनी अति पर चले जाते हैं कि अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज़ कर देते हैं, और या हम इतना डरते हैं, ना बच्चों को कुछ नहीं कहना, कल बच्चे कुछ कर ना ले, और इसलिए बच्चे चाहे गलत भी कर रहे हो हम उन्हें करने देते हैं। बच्चे चाहे पढ़ नहीं रहे हो, नाटक भी कर रहे हो कि हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हमें बहुत नेगेटिविटी हो रही है, तो हम उन्हें करने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि हमारा बच्चा कुछ ऐसे कदम ना उठा ले। ये दोनों अति प्रेशर देना और अति छूट देना, ये दोनों ही अतियाँ बुरी हैं। हम दोनों में इसका बैलेंस करें, बच्चों के साथ बैठें,
उनका टाइम टेबल सेट करें, हम जानें उनकी परेशानियाँ क्या है, उनका सिटिंग टाइम कितना है, क्यों उनका कंसंट्रेशन बार बार भंग होता है, और उसके लिए तरीके किसी काउंसलर के पास या किसी और व्यक्ति के पास, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं है, स्वयं आपके पास है, स्वयं आपके बच्चे के पास है। पहले उनकी समस्या पूरी तरह सुने तो सही, हम जाने तो सही कि कारण क्या है। लेकिन नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा ही सोचते हैं, हम संतुलन नहीं बनाते। प्रयास करें कि हम अपने बच्चों को सुनें, उनकी परेशानियों को जानें। क्या कारण है कि उनका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, क्या कारण है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है कि वो पढ़ते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। अब ज़रा हम नोटिस करें, आजकल एक फैशन सा बन गया है, कोचिंग क्लासेस एंड एक्स्ट्रा पेपर सॉल्विंग एंड गॉड नोज़ व्हाट, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो सिलेबस है वो सिलेबस एनसीईआरटी या जो भी बोर्ड आपका बच्चा अपीयर कर रहा है, जो भी स्कूल आपका बच्चा अपीयर कर रहा है, जो भी कोर्स आपका बच्चा अपीयर कर रहा है, वो जो कोर्स है वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। हम इन सारे एडवर्टिजमेंट्स के चक्कर में ना पड़ें, हम उस सिलेबस को देखें और बच्चों को मोटिवेट करें कि इस सिलेबस को ही पूरी तरह से जान लो, समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानो। हम कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं, वास्तुविदों के पास चले जाते हैं कि ऐसा करने से हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, वैसा करने से पढ़ाई में मन लगेगा। अरे बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा है, पहले ये देखें। सिंपल सा वास्तु है, जिधर भी सनलाइट आती हो, जो भी घर का एरिया एनर्जेटिक होता हो, ऑब्वियसली ईस्ट से सन राइज होता है, तो ईस्ट एरिया, नॉर्थ एरिया जिधर आराम से बच्चा देख पा रहा है, उसके कमरे में रोशनी हो रही है, हवा आ रही है, वहाँ बैठकर अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो उसका मन ऑब्वियसली बहुत अच्छे से लगेगा, वो फोकस कर पाएगा। ज़रा देखें कि वो जहाँ पढ़ रहा है आसपास कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है। जैसे हो सकता है कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा सामान हो, बहुत ज़्यादा कलर्स ऐसे हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस उस कमरे में हो। तो वो जहाँ भी पढ़ रहा है ध्यान दें, इट शुड बी वेरी कूल, वेरी काम, वेरी एनर्जेटिक, और सबसे बड़ी चीज़ पूरी तरह से नेचुरल रोशनी से रोशन हो, तब बच्चा आराम से पढ़ पाएगा। अब यहाँ बच्चे का अर्थ केवल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नहीं है, यहाँ बच्चों का अर्थ है हर वो व्यक्ति जो पढ़ रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपकी टेबल पर जितना कम कचरा है, जितना साफ सुथरा आपका टेबल है, उतना ही आपको पढ़ने में आनंद आएगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास, जब आप अपने हाथ से जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप जो लिखेंगे, यानी जो आपके अंदर चल रहा है, लिखते हुए आपकी आंखें उसे देख रही है और आप बोल भी रहे हो और आप उसे लिख भी रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल, आप जब वो फ्लो चार्ट बना रहे हो, जब कुछ मेन नोटिंग्स कर रहे हो, तब वो चीज़ें, क्योंकि हैंड, आई, स्पीच, माइंड, सबका कोऑर्डिनेशन उस शब्द पर है, वो चीज़ें एक पिक्चर की तरह, एक तस्वीर की तरह, और वो भी आपके द्वारा क्रिएटेड तस्वीर, वो आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से छप जाती है और चीज़ें आपको याद हो जाती है। और जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे, एक बहुत ही स्टोरी बनाकर अपने ही तरीक़ों से उसे पढ़ेंगे, तो मज़ा आएगा। तो आप भी जब अपने बच्चों के साथ बैठें तो उन बच्चों से बजाय इसके कि आप उनको सारे डूज़ एंड डोंट्स सिखाएं, आप उन बच्चों को बोलें, अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर कुछ याद नहीं हो रहा है, ऐसा करो, मुझे समझाओ, मुझे तो ये चैप्टर आता ही नहीं है। वो बच्चा जब आपको पूरा चैप्टर बोल कर बताएगा, तो जहाँ जहाँ वो अटकेगा वो खुद जाकर उसे वापस पढ़ लेगा। बस यहाँ पर परेशानी ये है कि हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम बच्चों को सुने। तो ज़रा
धीरज धरें, अपने बच्चों के साथ बैठें। जब जब वो थोड़ा उतावला हो रहा हो, जब जब वो थोड़ा प्रेशराइज या स्ट्रेस्ड हो रहा हो, उसे कहे चल आ ना, बैठ, थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा बता क्या कर रहा है आजकल, अच्छा तू ये एग्ज़ाम्स दे रहा है, चल थोड़ी मस्ती करते हैं, बता तेरा वो फ्रेंड कैसा है और तुमने क्या किया, कितना कोर्स हो गया, इतना कोर्स हो गया, अरे मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू पूरा कर ही लेगा। आपके ये चंद शब्द आपके बच्चों के अंदर एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेंगे। फिर किसी और एनर्जी ड्रिंक की, किसी और मंत्र जाप की ज़रूरत नहीं। एक आपका भरोसा और आपका आशीर्वाद, आपकी बेस्ट विशेज़ उसके लिए बहुत है। लेकिन जब आप बेस्ट विशेज़ देते भी हो, आशीर्वाद देते भी हो, तो उस पर डाउट मत रखो, क्योंकि अक्सर हमारी भाषा कैसी होती है, बस तेरा ये एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, मैं तो बस यही प्रे करती हूँ। अरे तो क्यों, ये डाउट क्यों? सिंपल, मुझे पता है तू बहुत अच्छी तरह से आज का पेपर अटेंड करके आएगा, जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट। ये 4 शब्द उसके भीतर एक एनर्जी का संचार करेंगे। सहयोगी बने। आपका बच्चा, कोई भी बच्चा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स दे रहा हो या सीए के एग्ज़ाम्स दे रहा हो, बस आप सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाएं, अपना पूरा विल पावर बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के उसके साथ जोड़ दें। उसके लाइफ में सिर्फ एक बैकग्राउंड, जैसे हम कहते हैं ना, एक नाटक जब मंच पर चलता है तो जितना ज़्यादा मंच के पात्र इम्पॉर्टेंट होते हैं, उतना ही मंच के पीछे काम करने वाले लोग, यानी कि लाइट, स्टेज डेकोरेशन, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, ये लोग जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह आप भी अपने बच्चे को वो माहौल दे दीजिए। बाकी उसकी क्षमता और उसकी योग्यता पर भरोसा करें। देखें, आपका बच्चा अपने बनाए गए लक्ष्य ज़रूर हासिल करेगा। आपके बनाए गए लक्ष्य उस पर ना थोपें। हम सब इन सारे बच्चों के साथ खड़े हों, इनकी योग्यताओं पर भरोसा करें। ऐसा ही हो। जय हो।